बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। वी ऑलरेडी कवर्ड 15 लेक्चर्स, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। द प्लेलिस्ट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये है 16वां लेक्चर। इसमें हम संगम एज के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी डन द पार्ट 1 एंड इन लेक्चर्स में आई इंक्लूड MCQs फॉर यू सो दैट रिटेंशन जो है आपकी वो बेहतर हो जाएगी। एंड आई वॉन्ट यू कि जब भी एक MCQ आए लेक्चर में, यू पॉज द लेक्चर एंड उसका आप आंसर दीजिए कॉमेंट्स में, एंड देन I'll feature the correct answers, the names of the people who have given the correct answers rather in the next lecture. तो देखते हैं कि पहले पार्ट में संगम एज के हमने क्या पढ़ा था। We read about the संगम assemblies। इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था संगम एज के बारे में। हमने पढ़ा था अबाउट द संगम लिटरेचर और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, दैट इज तोड़कापियम, फिर इट्टुतोकई और पत्तपाट। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था ऑलरेडी इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दिस। तो अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे संगम सोसाइटी और सोशल लाइफ के बारे में। हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और ट्रेड कैसा था संगम एज में। हम पढ़ेंगे कि रिलीजन और बिलीफ सिस्टम क्या था उस समय। ऑल्सो विल स्टडी अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। वुमेन की पोजीशन क्या थी संगम सोसाइटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वी हैव टू स्टडी एंड विल स्टडी इन दिस लेक्चर। पॉलिटिकल रिलेशंस एंड सेटअप। सो जो किंगडम्स थे उस समय, तो उनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसा था और पॉलिटिकल सेटअप कैसा था उन किंगडम्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली वील स्टडी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द संगम एज। मेरा नाम है अरुणव एंड आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर। एंड बिफोर वी मूव अहेड विद द लेक्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट UCSC, विच इज अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पे आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹50 करोड़। आई नो या दिस शायद आपको दिख रहा होगा अभी, या ₹50 करोड़ का पूल है, प्राइस पूल है। सो वहां से आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स। लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ द प्राइजेस। तो एक आप ट्रिप जीत सकते हैं टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आप जीत सकते हैं एक लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन। यू कैन ऑल्सो विन लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स एंड गिफ्ट कार्ड्स। तो यू कैन ऑलवेज विन, राइट? एंड जो एनरोलमेंट है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन यूज माई कोड फॉर एनरोलमेंट, दैट इज ARU50। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू समवेयर, ARU50. This is the code that you can use to enroll. Okay? और कब होगा ये? 10 नवंबर को होगा। कब? The timings are here 11 AM and 5 PM. So 2 शिफ्ट में है। You can go for any one shift. 11 बजे अगर आपको लगता है this is the right time for me, go for that. और else 5 बजे का शिफ्ट भी आपके पास है। So attempt any of the shifts. कब है? 11 नवंबर। Remember this and go for the enrollment. Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And also if you want to go for the subscription of Unacademy Plus courses, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट वी लुक एट द संगम सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। ठीक है, तो ये जो है संगम सोसाइटी या सोशल लाइफ जो था उस समय, तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? वी गेट टू नो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम द लिटरेचर। संगम लिटरेचर जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में पढ़ा है, वहीं से हमको पता चल रहा है कि सोशल लाइफ या सोसाइटी कैसी थी उस समय। ओके, तो नाउ let me tell you something about Tinai. ठीक है, so let me link this to another concept जो हमने पहले वैदिक एज वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। that is कि ज्योग्राफी जो होती है वो डिटरमिन करती है इकोनॉमी एक जगह की कैसी होगी और सोसाइटी किसी जगह की कैसी होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था महाजनपदों के टाइम में भी और मौर्यन के टाइम में भी हमने पढ़ा था। This we are linking to the southern part of India now. Okay? So, Tamil ecozones. ये ecozones क्या है? So basically, जो तमिलकम एरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो तिरुपति का हिल है, that is in आंध्र प्रदेश now, वहां से पेनिनसुलर इंडिया के टिप तक, that entire area is known as तमिलकम। ठीक है? और इस एरिया को डिवाइड किया गया था in different landscapes। अगर कोई एरिया हिली है तो उन सारे हिली एरियाज को एक नाम दिया गया था। अगर कोई ड्राई एरिड एरिया है तो उन एरियाज को एक नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस टेबल में वो सब लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेल यू। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि अगर हम साउथ इंडिया के मैप को देखें, इट वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, तो दिस एंटायर एरिया वाज तमिलकम। ओके, तो अब अगर कहीं पे हिली एरिया है, सपोज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज को हम बोलते हैं कुरिंजी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुरिंजीज आर ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट या सदर्न पार्ट ऑफ तमिलकम। जहां भी जितने भी हिली एरियाज है, ऑल ऑफ दोज वेर कुरिंजी। ठीक है, नाउ कुरिंजी इज द हिली रीजन characterized by hunting and gathering activities. Now look at this. Listen to me very carefully and you'll understand this part. हिली रीजन है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही है? वहां पे हो रही है हंटिंग एंड गैदरिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे हिल्स है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनका सर्वाइवल कैसे होगा? They'll go for hunting and gathering activities. ठीक है, ऑल द हिली रीजन्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां जहां भी है, सबको कुरुंजी कहा जाता था। ठीक है, एंड हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता था वहां पे। सो नाउ वी कैन सी कि जियोग्राफी जो है कैसे डिटरमाइन कर रही है एक जगह के इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, कल्चर कैसा होगा वहां पे, वो सब डिटरमाइन कर रहा है जियोग्राफी। और हमने पहले देखा था, देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस कि कैसे किसी सोसाइटी को जियोग्राफी इन्फ्लुएंस करती है। हिस्ट्री में GS1 में हमने ये क्वेश्चन देखा था, एंड देयर आई हैड टोल्ड यू कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कैन यूज। अगर हमें उस आंसर में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है, देन वी कैन यूज तिनई। तिनई के बारे में हम लिख सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। पहला तो हो गया कुरिंजी, सेकेंड इज मारुतम। मारुतम इज बेसिकली रिवराइन ट्रैक्ट, या जो रिवर्स है, वेटलैंड्स जो है, वो सब जो है वहां पे, क्योंकि पानी वहां पे है तो इरिगेशन पॉसिबल है, तो एग्रीकल्चर होता था। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, कभी शायद नाउ बिकॉज दिस इज इन टेबल फॉर्मेट तो आपको याद करने में इजी होगा, बट रिमेंबर कि प्रीलिम्स में शायद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी पूछा जाए ऐसे कि कुरिंजी को किस एरिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, या कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुरिंजी के साथ या मारुतम के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। सो दिस टेबल दैट आई हैव गिवन टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस टेबल। ठीक है, तो मारुतम रिवराइन ट्रैक्ट, एग्रीकल्चर होता था वेटलैंड्स में। ओके, सो ऑल ऑफ दैट। मुल्लई, मुल्लई इज बेसिकली फॉरेस्ट रीजन जहां पे पेस्टोरलिज्म वाज कंबाइंड विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, पेस्टोरलिज्म, ओके, पशुपालन होता था वहां पे, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि फॉरेस्ट है तो दे वुड बर्न एन एरिया, दे वुड कट डाउन और बर्न एन एरिया, वहां पे कल्टीवेशन करेंगे। ओके, देन दे विल मूव टू अ डिफरेंट एरिया जब उस एरिया की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दैट इज हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्क्स। ओके, तो ये हो गया मुल्लई। फिर नेतल। अब नेतल, नाउ यू लुक एट दिस, इट्स अ कोस्टल लैंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर फिशिंग एंड सॉल्ट प्रोडक्शन। क्योंकि कोस्टल लैंड है तो वहां पे तो एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं होगा, सो व्हाट विल दे डू? दे विल यूज व्हाट दे हैव, द रिसोर्सेज दैट दे हैव। इसका मतलब they'll start fishing from the sea, और क्योंकि वहां पे salt production हो सकता है, so they'll make salt there. Okay, so ये था नेतल। and then the last one is palai, arid and parched land which is unsuitable for cultivation, leading to people engage in cattle lifting and robbery. plundering करते थे, robbery करते थे, चोरी करते थे। क्यों? क्योंकि वो जहां पे रहते हैं वो एरिड एरिया है, बारिश नहीं होती है, सूखा है, कल्टीवेशन कैसे होगा वहां पे? नो एग्रीकल्चर, नो फॉरेस्ट लैंड्स, नथिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कुछ नहीं होता है वहां पे। सो व्हाट विल दे डू? they'll go फॉर रॉबरी। जो दूसरे लोग ला रहे हैं वहां से ट्रेड रूट से या कहीं से अगर पास कर रहे हैं, देन they'll start looting them, तो वो करते थे। ठीक है, तो ये 5 इको जोन्स है, बट रिमेंबर दीज इको जोन्स आर नॉट टुगेदर। जहां जहां भी है तो वो, सपोज ये कुरुंजी हो गया, ये पलई हो गया, ये मुल्लई हो गया, तो वैसा होता था। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये जो है दिस डिटरमाइंस द एंटायर सोसाइटी ऑफ द संगम पीरियड। क्योंकि संगम पीरियड में, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि ऐसा जो हम नॉर्थ में देखते हैं एक रिजिड कास्ट सिस्टम, वो साउथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज्यादा उस समय नहीं था, संगम पीरियड में उतना ज्यादा नहीं था, इट हैड जस्ट स्टार्टेड एट दैट टाइम। तो क्योंकि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं था, तो इसलिए कास्ट सिस्टम, द रिजिड कास्ट सिस्टम दैट वी हैव बीन सीइंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, वो उतना ज्यादा नहीं था यहां पे। तो इसलिए यहां पे ऐसा कास्ट तो नहीं था, लेकिन वी सी दीज क्लासेस आर देयर। ठीक है, तो दीज क्लासेस बेसिकली आर डिफरेंशिएटेड। कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ वॉरियर क्लासेस थे, दीज क्लासेस वे देयर, बट देयर अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन वाज दीज लैंडस्केप्स, थिनई लैंडस्केप। तो ज्योग्राफी is determining the agriculture, the economy,
द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली एंड द कल्चर ऑफ अ रीजन। ये हमें याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार हमने देखा है थ्रू आउट एंशिएंट हिस्ट्री एंड सदर्न इंडिया के हिस्ट्री में भी हम फिर से इसी को देख रहे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू यूज दिस इन योर आंसर्स। कभी जब हम कंटेम्परेरी इंडिया में कंटेम्परेरी टाइम्स के आंसर्स जब लिखते हैं इन मेंस, तब भी हम इस पार्ट को वी कैन ब्रिंग दिस फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एसेज में भी वी कैन ब्रिंग दिस कि हाउ geography has been historically determining how economy of a place will be, how the culture of a place will be, and connect this to contemporary times. We can do this. So remember these things. These are very good examples. अगर directly question ना भी पूछे आपसे, you can use this in your answers. Fine? This I'm talking about mains by the way. Okay? Prelims में तो पूछा जा ही सकता है directly. Let's move ahead. Look at the PPT now. ये question है आपके लिए. I want you to pause the video and answer this question. I'll read out the question to you now. The question is, question 1, in the context of the Sangam age, which of the following correctly describes the four Tinai? Okay. Option A is 4 distinct social classes in Sangam society. Okay. 4 distinct classes. B, 4 categories of professions prevalent in Sangam society. C, 4 types of landscapes associated with different emotions and lifestyles. And D, 4 major dynasties ruling during the Sangam period. ठीक है? तो I hope you've understood the question here. Very easy question. तो आपको बस पॉज करना है वीडियो को और आंसर देना है कमेंट में 1 and whatever you think the answer is, write the answer A, B, C or D. Okay? So I hope you've done that. Now let's move ahead. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद ईच थिनाई। जैसा हमने देखा कि ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रही है कि इकोनॉमी कैसी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी, तो लाइफस्टाइल कल्चर भी वैसा होगा, ऑक्यूपेशन भी वैसे होने वाले हैं। फाइन। और इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स विथ मिनिमल कास्ट इन्फ्लुएंस। जैसा मैंने बोला कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है बहुत कम था उस समय, तो कास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। सो इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स पे थे कि ऑलमोस्ट सभी को इक्वल होना चाहिए। ओके। देन high status for women poets like Avaiyar. Avaiyar is the name of a poetess during that time. ठीक है? तो जो women का status था वो अच्छा था उस समय. We'll see that in detail again. Okay? But in general अगर society के बारे में बात करें तो this is about the society during those times. Okay? Now economy and trade. ठीक है? अब उस समय अगर हम देखें about the writings तो हमें दिखता है कि काफी अच्छी इकोनॉमी उस समय थी। एंड रिमेंबर हमें ये सब कहां से पता चल रहा है? फ्रॉम द लिटरेचर दैट वी हैव, ओके, बट ऑल्सो फ्रॉम सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स आता है दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक. न्यूमिस्मैटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉइन्स. ओके, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक. दिस इज ऑल्सो अ सोर्स फॉर अस टू स्टडी. तो ये जो फ्लरिशिंग ट्रेड है इसके बारे में हमें कहां से पता चल रहा है? फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द कॉइन्स. कैसे? क्योंकि बहुत सारे रोमन जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स रोमन्स के, वो हमें मिलते हैं यहां पे डेक्कन में या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. एंड ऑल दीज कॉइन्स डेट बैक टू संगम एज. तो इसका मतलब क्या था? वी हैड वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स. फाइन. एंड इसका जिक्र हमें मिलता है एक लिटरेचर टेक्स्ट में भी. लिटरेचर टेक्स्ट एज इन प्लिनी के बारे में मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर पिछले लेक्चर में, प्लिनी द एल्डर. तो उनकी एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री. तो प्लिनी की एक किताब नेचुरल हिस्ट्री में ही कंप्लेन्स कि काफी सारा सोना रोमन्स की तरफ से इंडिया आ रहा है, बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इस एरिया में आ रहा है. ठीक है. एंड ही टेल्स अस कि देयर इज अ ट्रेड, बेसिकली इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद द रोमन्स. तो मतलब वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर. तो ये प्लिनी डिस्क्राइब करते हैं. ओके. देयर इज अनदर अकाउंट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी. सो ये एक एनोनिमस राइटर ने लिखा था. वहां भी हमें काफी कुछ देखने मिलता है अबाउट द फैक्ट कि द रोमन्स और द ग्रीक्स वेर डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेड विथ इंडिया. क्यों? क्योंकि काफी सारा गोल्ड कॉइन हमें यहां पे मिलता है देखने के लिए. एंड ही ऑल्सो टेल्स अबाउट द फैक्ट कि काफी सारा गोल्ड वहां से इंडिया की तरफ आ रहा है. ठीक है.
सो फ्लरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड विथ रोमन्स, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस. ओके, फिर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड स्पाइस, पर्ल्स, आइवरी एंड टेक्सटाइल्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि काफी टाइम प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था और क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था. ओके, सो संगम एज में हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? वी वर एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, ऑफ कोर्स, पर्ल्स, आइवरी एंड टेक्सटाइल्स. ये हमें याद रखना है. देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस. इंपोर्ट्स में हम क्या ले रहे थे? इंपोर्ट्स में वी हैड वाइन, लग्जरी आइटम्स एंड कॉइन्स फ्रॉम रोम, एंड ऑल्सो रिमेंबर विमेन स्लेव्स. ठीक है, विमेन स्लेव्स भी हम इंपोर्ट कर रहे थे. रिमेंबर दिस. ऑफ कोर्स द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज गुड, लेकिन वी वर इंपोर्टिंग विमेन स्लेव्स ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, तो इंपोर्ट क्या हो रहा था? वाइन, लग्जरी आइटम्स, कॉइन्स एंड विमेन स्लेव्स फ्रॉम रोम. नाउ ये एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है, 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था. पोर्ट्स लाइक पुहार, अरिकमेडु एंड कोरकाई वेर सिग्निफिकेंट ट्रेड हब्स. ठीक है, तो दीज वेर पोर्ट्स बेसिकली. ये आपको याद रखना है ड्यूरिंग संगम टाइम्स. कभी कभी आपको पूछा जाता है, दे विल जस्ट गिव यू द नेम इन प्रीलिम्स, और आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है. इज इट अ पोर्ट, इज इट अ ट्रेड रूट, इज इट अ ट्रेडिंग हब, इज इट अ सिटी, क्या है, इज इट अ कैपिटल. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. तो ये तीनों जो है, पुहार, अरिकमेडु एंड कोरकाई, तो ये बेसिकली दीज आर पोर्ट्स. ये आपको याद रखना है कब? संगम टाइम्स की. सो टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट दीज आर एंड किसके टाइम? संगम टाइम में दीज वर पोर्ट्स. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, इनफ फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन इन प्रीलिम्स. ठीक है, 2023 में वैसे भी ये पूछा गया, सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन अगेन ऑन पोर्ट्स. सो रिमेंबर दिस. ओके, देन मूविंग ऑन, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम कैसा था? नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि उस समय ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम था, लेकिन इट्स नॉट लाइक देयर वाज नो रिलीजन एट ऑल. काफी सारे ऐसे रिलीजन्स थे उस टाइम जो नेचर को पूजते थे. ओके, सो नेचर को पूजने वाले रिलीजन्स थे. एंड अगर आपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले लेक्चर्स देखे हैं, देन यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि यहां पे इस समय जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी प्रिवेलेंट था. ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन कि कैसे अशोक ने साउथ इंडिया की तरफ, श्रीलंका की तरफ, ही स्टार्टेड सेंडिंग पीपल टू स्प्रेड बुद्धिज्म, राइट. एंड जैनिज्म, इफ यू रिमेंबर चंद्रगुप्त मौर्य, ही केम टू श्रवण बेलगोला, दैट इज इन कर्नाटका. तो ये सब पहले ही हो चुका है, बिकॉज व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ इज द पोस्ट मॉडर्न एज. मॉडर्न टाइम्स में ऑलरेडी हो गया है ये, राइट. बुद्धिज्म हैज ऑलरेडी स्प्रेड, जैनिज्म ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स. दिस इज पोस्ट मॉडर्न टाइम. तो यहां पे ऑफ कोर्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज ऑलरेडी हियर, और काफी सारे अलग रिलीजियंस भी है, और ब्राह्मणिज्म जो है वो धीरे धीरे अब आने लगा है. फाइन. वर्शिप ऑफ डेटीज लाइक मुरुगन, दैट इज कुरिंजी जो एरिया है, वहां पे मुरुगन की वर्शिप हुआ करती थी. देन वरुण, he was worshipped at नेथल. ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर वन थिंग, मुरुगन जो है, he is basically कार्तिकेय. ओके, कार्तिकेय इज द सन ऑफ शिवा, दैट वी नो. तो इसका मतलब थोड़ा बहुत शैविज्म भी वहां पे था. दैट इज समथिंग वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर. एंड मुरुगन वॉज प्रेड एज द गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, कि लव और वॉर, इन दोनों थीम्स पे ही ज्यादा से ज्यादा पोइट्रीज मिल रही थी हमें. सो इट इज वेरी नेचुरल, वेरी लॉजिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि द गॉड ऑफ वॉर इज बीइंग वर्शिप्ड, क्योंकि वॉर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है वहां पे. ओके, सो मुरुगन, अगर आपको कभी पूछा जाए कि ही वॉज द गॉड ऑफ वॉट, तो ही वॉज द गॉड ऑफ वॉर. एंड वरुण, इनको पूजा जाता था नेथल इन एरियाज में. रिमेंबर द इकोजोन्स, कुरिंजी में पूजा जाता था मुरुगन को. फाइन. फिर यहां पे एंसेस्टर वर्शिप भी होता था, एंड बिलीव करते थे ये आफ्टर लाइफ में. कैसे हमें पता चला? क्योंकि कुछ हमें जो बेरियल्स मिले हैं वहां पे वी हैव सीन की राइस मिला है विद द डेड बॉडीज. तो इसका मतलब दे वेर ऑफ द बिलीफ
कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट्स, कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो। तो इसलिए ये लोग जब किसी को दफनाते थे वहां पे राइस या वैल्यूएबल आइटम्स देते थे, सो दैट आफ्टर लाइफ में काम आए, ठीक है। और एंसेस्टर्स की वर्शिप भी चलती थी वहां पे, ओके। और संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है मिनिमल ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, तो वो हमें कहां से पता चल रहा है? फ्रॉम द संगम लिटरेचर, ओके। कुछ फोक रिलीजियंस भी थी वहां पे जो प्रिवेलेंट थे उस टाइम, एंड विलेज डेटीज, अलग अलग फोक्स, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग विलेजेस के अपने अपने डेटीज जिनकी वो पूजा करते थे, वो उस समय देखा गया है, ठीक है। और अर्ली साइंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंसिंग द संगम रीजन्स, वो तो हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में इन डेप्थ पढ़ा है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट के बारे में जब हम बोलते हैं संगम आर्ट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर से ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता चल रहा है, राइट। सो लिटरेचर तो था, उसमें भी इफ आई गो डीपर वी अंडरस्टैंड कि पोइट्री जो है वही सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोजिशंस जो है संगम एज की, दोज वर पोम्स, ईदर शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म, वो हमें पता चलता है, राइट। इफ यू रिमेंबर पत्त पाठ विच वर लॉन्ग सॉन्ग्स, राइट, सो दीज आर ऑल देयर। तो ये सब पोम्स के फॉर्म्स में ही था, इट वॉज नॉट प्रोज, ओके, इट वॉज ऑल पोएम्स, ठीक है, कविताओं के फॉर्म्स में लिखा गया था। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, बट ऑल्सो वी सी अबाउट सम डांस फॉर्म्स, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अबाउट भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म, वी ऑल नो, आपको पता ही होगा। तो इसका भी जिक्र हमें मिलता है इन द संगम टाइम्स ओनली, ठीक है। लेट मी शो यू सिलपाडिकरम, ठीक है, यहां पे हमें मिलता है नॉलेज अबाउट भरतनाट्यम, ओके। आपको शायद याद होगा कन्नगी और कोवलन की स्टोरी, ओके, तो वो हमने देखा था एट इन दिस सिलपाडिकरम। तो वहां पे हमें भरतनाट्यम के बारे में भी पता चलता है, ओके। एंड ऑफ कोर्स पोएट्री वाज देयर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग पोएम्स विच वेर मेड इनटू सॉन्ग्स, तो म्यूजिक के बारे में भी पता चलता है, एंड डांस तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भरतनाट्यम से हमें पता चल ही रहा है। सो एवरीथिंग वाज देयर, पोएम वाज देयर, म्यूजिक वाज देयर, डांस वाज देयर, ओके। और उस समय फाइन ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स और पॉटरी ये बनाया जाता था, जो हमें मिला है फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। व्हाट हैव वी फाउंड? फाइन ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड पॉटरी, ओके, पॉटरी। So these things we have found in the archaeological sites. Like I said, two types of evidences we have. First is the literary sources, the second is archaeological. So archaeological में we get these. Literary तो आपको पता ही है already. I've also told you about another one, that is numismatic, जो archaeological में ही आता है, which is the study of coins. Remember these things, okay? War and love represented artistically in Sangam poetry. War and love के बारे में हमने already देखा है, so that you already know. Fine. Akkam and Puram, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद ही होगा ये सब। उसके बाद दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, हीरो स्टोन्स या नाडकल जिसे बोलते हैं, इट वाज इरेक्टेड टू ऑनर ब्रेवरी इन बैटल। तो क्योंकि वॉर वाज अ कांस्टेंट थीम ड्यूरिंग दैट टाइम, काफी सारे लिटरेचर में हम देखते हैं उसको, तो जब कोई ब्रेव इंसान होता था, समवन हु हैज फॉट वेलियंटली, ब्रेवली इन द बैटल, और शायद वो जिंदा रहे या नहीं रहे, तो उनके रेस्पेक्ट में टू पे होमाज टू दैट पर्सन, तो वो इरेक्ट करते थे एक स्टोन, ठीक है, हीरो स्टोन, या उसको नाडुकल बोलते हैं, ठीक है, नाडुकल। तो ये आपको याद रखना है, दीज टर्म्स, नाडुकल। तो ऐसे टर्म्स आपको पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या किस समय हम इसे देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखिए, नाडुकल, हीरो स्टोन्स। क्यों? जब भी कोई वॉरियर या समबडी हु हैज फॉट ब्रेवली, जब उनके ऑनर में कुछ मतलब इफ वी डू समथिंग दैट इज नाडकल, एक स्टोन को हम उधर रख देते हैं एंड वी पे रेस्पेक्ट टू दैट स्टोन, दैट इज नाडकल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन, ओके। आई विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द हीरो स्टोन और नाडकल फाउंड इन संगम सोसाइटी? ओके, पहला ऑप्शन है स्टोन्स इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। दूसरा है स्टोन्स वर्शिप्ड बाय तमिल पीपल एज सिंबल्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। तीसरा ऑप्शन है स्टोन्स इरेक्टेड टू कमेमोरेट द ब्रेवरी ऑफ
फॉलन वॉरियर्स, एंड चौथा है स्टोन्स इंस्टॉल टू मार्क विलेज बाउंड्रीज इन संगम सोसाइटी। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट 2 एंड देन राइट द ऑप्शन जो आपको लगता है कि करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। सो लेट्स लुक एट वुमेन इन संगम सोसाइटी। तो वुमेन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि दे हैड अ वेरी गुड पोजीशन इन द सोसाइटी। रिमेंबर कि दे हैड received education. The women basically were receiving education in the Sangam society. ऐसा नहीं था कि women को education नहीं देते थे. They were given education, and this can be reiterated or confirmed from the fact कि जो assemblies हुई थी, संगम assemblies जो हुई थी, उनमें काफी सारे women poets भी थे. Okay? तो इससे हमें ये पता चलता है कि women they were educated at that time. लेकिन we also see women slavery. Okay? And we also have traces of सती। सती भी देखा जाता है इस समय में इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, बट सती जो है वो ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ऑलरेडी सती जिन जगहों पे इट वाज प्रैक्टिस्ड तो वहां पे काफी स्ट्रिक्ट था सती, पर यहां पे सती प्रथा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, सो सम वीमेन वुड गो फॉर सती, सम वुड नॉट गो फॉर सती। लेकिन द वीमेन हु विल नॉट गो फॉर सती वो रहेंगी एज विडोज ऑफ कोर्स। तो विडोज हैड अ वेरी मिजरेबल लाइफ। दे वर नॉट अलाउड टू वेयर एनी कलर, सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे उनको सिर्फ, एंड दे विल नॉट एंजॉय एनी फेस्टिवल, नथिंग, नो हैप्पीनेस इन लाइफ। तो विडोज की कंडीशन बहुत खराब थी। सती तो थी, इट वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड सो स्ट्रिक्टली, तो कोई महिलाएं थी जो जाती थी फॉर सती, एंड द रेस्ट ऑफ द महिलाएं तो वो विडोज रहती थी। ठीक है, विधवा। एंड द विडोज, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनके लाइफ में कोई एंजॉयमेंट, कोई हैप्पीनेस थी ही नहीं। नो कलर इन देयर लाइफ। ठीक है, सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे उनको, एंड अदरवाइज ऑल्सो दे वर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट holidays, not holidays, I'm sorry, they were not allowed to celebrate any of the festivals. Okay, तो ऐसा होता था उस समय में। But remember again कि the position of women otherwise was very good. ठीक है, they could take decisions, their say was important. अगर वो कुछ important बातें बोल रही थी तो उसको consideration में लिया जाता था। And they were of course educated, तो काफ़ी सारे women poetess भी थी, वो तो हमने already बताया ही है। Okay? So let's look at the PPT. Women held high status and contributed to literature. Women poetess, वही से हमको पता चलता है। Notable poetess, ये आपको याद रखना है, अवैयार एंड नचे नरकिनियार। ठीक है, तो these two names you have to remember, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि who were they? Were they brave warriors? Were they women poetess? Were they female rulers of South India? तो ऐसे आपको prelims में questions पूछे जा सकते हैं। So remember these names. उसके बाद उनको फ्रीडम था सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, रोल्स इन ट्रेड एंड मिलिट्री, एंड ऑल्सो विमेंस को, मतलब आई एम टेलिंग यू, विमेन को एक ट्रेड में जैसे कि दे कुड टेक पार्ट, फिर मिलिट्री में दे कुड टेक पार्ट, लेकिन दे कुड ऑल्सो टेक पार्ट, बेसिकली इट हैज़ बीन फाउंड कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कर रही थी। जो पेस्टोरलिज्म हम देखते हैं यहाँ पे इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें भी उनका योगदान हम देखते हैं। सो दे वर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी वेल। तो वो भी था, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, ट्रेडिंग में भी हेल्प करती थी, एंड दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिलिट्री। ठीक है, नॉट मिलिट्री में उतना ज़्यादा तो नहीं, बट वी फाइंड देयर एविडेंसेस। ठीक है, काफ़ी सारे लिटरेचर में उनके बारे में भी लिखा गया है। ओके, फिर विमेन पोइट्स एक्सप्रेस थॉट्स ऑन वेलर, लव एंड एथिक्स, तो वो तो हमें पता ही है, बिकॉज विमेन पोइटेस वर देयर एंड मोस्ट ऑफ द थीम्स वे लव एंड वॉर या वेलर, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में तो वो लिखेंगे ही। ओके, एथिक्स के बारे में भी वो लिखते थे। एंड एविडेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन संगम लिटरेचर, जेंडर इक्वालिटी हम देखते हैं संगम लिटरेचर में, एंड नॉट जस्ट इन द फैक्ट कि वो लिखते थे लिटरेचर को, वीमेन वे राइटिंग संगम लिटरेचर, नॉट जस्ट इन दैट पार्ट, बट हम जब इस लिटरेचर को पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल दिस लिटरेचर दैट वी हैव, संगम लिटरेचर जो है, तो ये एक विंडो है टू द संगम सोसाइटी।
तो जब इस सारे लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो ये हमें पता चल रहा है कि उस टाइम जो सोसाइटी थी तब लोग जो है वुमेन को काफी इक्वल नजरों से देखते थे। इक्वालिटी जो है वो थी उस समय सोसाइटी में, ओके, इन टर्म्स ऑफ जेंडर। सो दिस इज समथिंग हमें याद रखना है। फाइन, वी कैन यूज दीज इन आवर मेन्स आंसर्स ऑल्सो। जब हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिखते हैं या कभी अगर हिस्ट्री में भी पूछा जाए, नॉट जस्ट कंटेम्परेरी टाइम्स, अगर हिस्ट्री में भी पूछे तब वी कैन राइट अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है हमारे लिए। अब पॉलिटिकल रिलेशंस और पॉलिटिकल सेटअप कैसा हुआ करता था। अब हमने देखा था कि 3 किंगडम्स थी बेसिकली, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। ठीक है, 3 of these kingdoms were there। मैंने आपको एरिया भी बताया है, जो तिरुपति से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु वहां पे चोलाज रहते थे। उसके बाद जो केरला वाला रीजन है दैट इज वेयर द चेराज वेर देयर, और मदुरई से बेसिकली द सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु वहां पे पांड्याज थे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इनमें क्या था कि इनमें काफी सारी राइवलरी थी, सो इंटर किंगडम राइवलरीज थी इनमें। तो क्या होता था कि इनमें अलायंसेस भी थे और राइवलरीज। सो क्या ऐसा है कि चोलास चेराज मिलके पांड्यास से झगड़ा करेंगे, बेसिकली दे विल फाइट, और पांड्यास चेराज मिलके चोलास से फाइट करेंगे। फिर कभी ऐसा होगा कि पांड्यास और चोलास मिलके चेराज से फाइट करेंगे। सो ऑल दिस कॉम्बिनेशन वाज गोइंग ऑन। ठीक है, और ये फाइट्स मेनली क्यों होते थे, टू बेसिकली कंट्रोल द ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स जो वहां से पास होते थे, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन अगर ट्रेड रूट आपके किंगडम से पास हो रहा है देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपकी किंगडम की इकोनॉमी अच्छी होगी। सो देयर वाज अ फाइट टू कंट्रोल द ट्रेड रूट्स, और पोर्ट्स जो थे उनको भी कंट्रोल करने के लिए फाइट्स हुआ करती थी उस समय। ठीक है, तो ये हुआ करता था। एंड ऑल्सो जो सेटअप होता था, पॉलिटिकल सेटअप, तो वो ऐसा होता था कि राजा होता था, मिनिस्टर्स होते थे और उसके सेनापतिज होते थे या जनरल्स होते थे। तो वैसा होता था पॉलिटिकल सेटअप। ओके, तो संगम पीरियड डोमिनेटेड बाय चेराज, चोलाज एंड पांड्यास, जो मैंने आपको बताया। इंटर किंगडम राइवलरीज एंड अलायंसेस वेर कॉमन, जैसा मैंने बताया एक दूसरे के साथ मिलके तीसरे के साथ फाइट करते थे, और उनके साथ अलायंसेस भी थे एंड राइवलरीज वेर ऑल्सो देयर। ओके, सो दिस विल कीप चेंजिंग एज पर द बेसिकली जिनको उनको जो अपना कन्वीनियंस लगता है उस हिसाब से ये अपने अलायंसेस बनाते थे और फाइट करते थे तीसरे वाले से। ठीक है, एंड किंग्स पेट्रोनाइज्ड पोएट्स, लिटरेचर एंड टेम्पल्स। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे पांड्याज ने तीनों संगम असेंबलीज को बुलाया था, एंड वी सॉ कि ऑल दीज पोएट्स, तमिल पोएट्स, दे वेर पेट्रोनाइज्ड बाय ऑल द 3 किंगडम्स, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, तो उसके बाद लिटरेचर को ऑफकोर्स पेट्रोनाइज करते थे। काफी सारे टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाया था, नॉट नेसेसरी कि दीज वे ब्राह्मणिकल टेम्पल्स। ओके, सो वट एवर द रीजन्स रिलीजन इज, तो उसी के बारे में। एंड ऑल्सो समटाइम्स वी सी कि सम जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स ऑल्सो, उसके एविडेंसेस तो बहुत कम है, बट दोज वेर देयर, दोज वेर ऑल्सो मेड बाय दीज किंगडम्स। ओके, किंगडम्स वर ऑर्गेनाइज्ड विथ मिनिस्टर्स, आर्मी जनरल्स एंड ऑफिशियल्स। तो एक प्रॉपर हायरार्की हुआ करती थी, राजा होता था, मिनिस्टर, फिर जनरल्स होते थे, फिर ऑफिशियल्स होते थे, वैसा था। ठीक है, वॉर्स जो होते थे वो फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेड रूट को जब कोई कंट्रोल करता है तो उनके किंगडम में काफ़ी फ्लोरिशिंग ट्रेड होने लगता है। ओके, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम्स, तो इसके लिए भी वॉर्स होते थे। सो चोलाज विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द चेराज एंड पांड्याज, पांड्याज विल ट्राई टू एक्सपैंड देयर किंगडम टूवर्ड्स द चोलाज एंड चेराज। ठीक है, तो वैसा होता था उस समय। तो डिक्लाइन के बारे में लास्ट हम देख लेते हैं अभी कि फाइनली द संगम एज, ऑफ कोर्स वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ चोलास, चेराज एंड पांड्याज इन द लेटर लेक्चर्स, पर अभी ये जो संगम एज है, पूरा जो संगम एज है, उसकी डिक्लाइन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहले तो 3rd सेंचुरी कॉमन एरा, सीई में डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि सांस्कृतिक ट्रेडिशंस जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगे उस समय। अब क्यों सांस्कृतिक, क्योंकि ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत कम था, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। जब ये बढ़ने लगा तो संस्कृत भी आने लगा, जब संस्कृत आने लगा तो ये जो तमिल लिटरेचर है वो थोड़ा नीचे चला गया, तो बिकॉज द संस्कृत लिटरेचर स्टार्टेड टेकिंग अप एवरीथिंग, तो इसलिए। ठीक है, तो पल्लवास जब राइज होने लगे तो उन्होंने संस्कृत को पेट्रोनाइज किया ओवर तमिल, तो तमिल लिटरेचर जो है वो धीरे धीरे, या लैंग्वेज भी जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और उभरने लगा संस्कृत लिटरेचर। ठीक है,
फिर संगम लिटरेचर एंड ट्रेडिशंस ओवरशैडोड बाय भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जब आया तब वी सी कि ये जो संगम लिटरेचर है या ट्रेडिशंस जो है ये धीरे धीरे और नीचे जाने लगे, ठीक है। और फिर डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड लेड टू इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो जब हम धीरे धीरे देखते हैं कि चोलास, चेराज एंड पांड्याज ये जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं तो द इकोनॉमी ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो उसके बाद वी सी की फॉरेन ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो गई। जब ये डिक्लाइन हो गया तो ऑफकोर्स ऑल दैट कॉइन्स, द गोल्ड दैट वी वर गेटिंग, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। ओके, सो इकोनॉमी बेसिकली वेंट डाउन एंड जब वो चला गया नीचे तो द एंटायर संगम एज वेंट डाउन, ठीक है। देन अगेन रिमेंबर वन थिंग कि द चोलास, चेराज एंड पांड्याज ये तीनों संगम एज में ही थे। अभी हमने ओवरऑल संगम एज को देखा है। विल इंडिविजुअली लुक एट चोलास, चेरा एंड पांड्याज, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। दैट विल ऑल्सो बी विद इन द संगम एज ओनली, सो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कमेंट्स में आई होप यू गिवन द आंसर्स बाय नाउ। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कुछ और मैं इसमें ऐड करूँ इन लेक्चर्स में देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर इफ यू रियली थिंक समवन विल बेनिफिट फ्रॉम द लेक्चर देन शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू सो मच।